नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों बने रहें, 5-4 मिनट टाइम निकाल के हमारी वीडियो। 350 सीटें इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी और अगर बहन जी अकेले चुनाव लड़ती हैं तो इसका उल्टा होगा, एनडीए को भी 350 सीटें। उत्तर प्रदेश में ही उनका वोट बैंक नहीं है, उनका राजस्थान में वोट बैंक है, उनका वोट बैंक मध्य प्रदेश में भी है, उनका वोट बैंक तमिलनाडु में भी है, उनका वोट बैंक पंजाब में भी है, उनका वोट बैंक हरियाणा में भी है। पूरे भारत में उनका कहीं 3% है, कहीं 5% है, कहीं 18%। जी को एक निर्णय लेना चाहिए। बहन जी हमारे समाज की सर्वमान्य नेता है, उनका बड़ा लंबा संघर्ष का इतिहास है। समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और जितना उन्होंने किया है मान्यवर काशीराम जी और बाबा साहब के बाद में इतना किसी दूसरे दलित नेता ने उसका 100वां भाग भी 1000वां भाग भी नहीं किया। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रोज नई उठापटक देखने को मिल रही है। कास्ट सेंसस के बाद देश में लगातार बवाल है, लेकिन कुछ सवाल भी हैं कि दलित राजनीति कहां जा रही है और अंबेडकरवाद मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है, और दलितों के जो अत्याचार उत्पीड़न के मामले हैं उस पर कोई क्यों नहीं सोच लेना चाहता। सर सीधा सवाल है, मनोज झा जो हैं वो सदन में ठाकुर के कुआ लेके एक कविता सुनाए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, बड़ा बवाल हो गया। लेकिन उसी बिहार के अंदर एक दलित महिला 1500 रुपए का उधार जो नहीं चुका पाती उसके मुंह पे पेशाब किया जाता है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये पार्टियां जो हैं मुद्दे घुमा रही हैं और असल मुद्दों पर काम नहीं कर पा रही? निश्चित रूप से देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज जिसका प्रतिनिधित्व करता हूं पिछले करीब 40 वर्षों से, मैं ये कह सकता हूं कि इस आज़ाद भारत के अंदर जितना अत्याचार और जितना अन्याय इस समाज के हर वर्ग के साथ हर स्तर पर, गांव में देहात में लड़की 14 साल की होती है, उसके साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको सुसाइड का नाम देकर उसकी फाइल बंद कर दी जाती है। अगर कोई औरत किसी किसान के खेत में घास काटने जाती है तो पहले उसके शरीर का दोहन होता है। ये इस देश का कड़वा सच है। शहर के अंदर जो लोग आ गए हैं उन लोगों की स्थिति है कि जो सरकार की नौकरी में हैं, आए दिन वो अपने अधिकारियों के अत्याचार अन्याय का शिकार होते हैं। तो ये जो अभी आपने बात कही कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज की स्थिति इस देश के अंदर इतनी चिंताजनक है, इतनी चिंताजनक है। एक छोटी सी चीज मिली थी इन लोगों को जिस वजह से ये लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। इनके शरीर पे कपड़े आए, इनके चेहरे पे खुशहाली आई, इनके पैरों में जूते आए। वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर का दिया हुआ सरकारी क्षेत्र में आरक्षण 22.5% का। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आज आभार धन्यवाद हम व्यक्त करेंगे कि उस महान नेता ने, उस महान प्रधानमंत्री ने इस गरीब समाज के लिए कुछ सोचा, देश का राष्ट्रीयकरण किया, देश में नेशनलाइजेशन का दौर आया, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए, बैंकों का, तेल कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, प्राइवेट कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उस समय रिजर्वेशन लागू करके घर घर में रोशनी गई, घर घर में रोटी आई, घर घर में एक नौकरी मिली। आज सब आरक्षण समाप्त, सरकारी क्षेत्र समाप्त कर दिया गया, वार लेवल पर समाप्त कर दिया गया। जब समाप्त कर दिया गया तो सवाल यह है कि जो पूना पैक्ट गांधी और बाबा साहब के बीच हुआ था, जब पाकिस्तान बन रहा था, अछूतिस्तान की मांग हो रही थी, पृथक निर्वाचन की बात हो रही थी, और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर को मजबूर किया और उन्होंने 22.5% के इस आरक्षण सरकार की नौकरी में और 25% के लोकसभा विधानसभा के आरक्षण से उन्होंने बेचारों ने अपनी तसल्ली की। आज उनके उस समाज के आरक्षण का क्या हुआ, सवाल है। देश के हर राजनीतिक दल से मैं सवाल करता हूं, हर देश की न्यायपालिका से, जुडिशरी से मैं सवाल करता हूं, देश को चलाने वाले लोगों से मैं अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक प्रतिनिधि होने के नाते एक सवाल करता हूं आज कि आज 6 लाख लोग सरकार की नौकरी में बचे हैं, 34 लाख लोग सरकार की ये निजीकरण की नीति से बाहर हो गए। क्यों नहीं निजी क्षेत्र में आरक्षण लाया गया? अगर सब निजी क्षेत्र के लोग बैंकों का पैसा इस्तेमाल करते हैं जो सरकारी है, लाता कौन सर? लाता कौन? सरकार। जो सरकार जिनकी जिम्मेदारी है, जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी में आता है कि इस भारत के इतने बड़े तबका जो 1/4 आबादी है उसके विकास की बात किए बिना, उसके विकास की बात की नहीं, भारत राष्ट्र के विकास की बात हो रही है। अगर इस 1/4 आबादी का विकास नहीं होगा, भारत का विकास कैसे होगा? भारत कैसे एक सबल राष्ट्र बनेगा? लेकिन ये सब चीजें हवाई हैं, कहीं कोई एजेंडा नहीं है किसी प्रकार का भी। अनुसूचित जाति जनजाति समाज की मैं स्थिति देखता हूं,
गांव में तो बद से बदतर है। जो लोग सरकार की नौकरी में आकर के एक पीढ़ी उनकी सुधरी थी, आज वो बैक टू पेविलियन वापस जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पॉलिटिकली भी सर हाशिए पर ही जा रहा है। मैं आपको इशारा जो है ले लेना चाहता हूँ कि दलित राजनीति कमजोर हो रही है मोटे तौर पे। इस मर्म को आप भी समझते होंगे, दलित नेता हैं आप। ये जो बीएसपी कमजोर हुई आंकड़ों में, तो वोट बैंक की ताकत कम हुई, तो बहुत सी पार्टियों को लग रहा है कि बिखरा हुआ वोट है और अब उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। इसलिए अब जो है ओबीसी राजनीति का उभार है और जो दलित राजनीति वो हाशिए पर है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ओबीसी राजनीति भी अभी तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं उसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में नहीं देख रहा हूँ। कास्ट सेंसस पे पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आपको, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, चारों समाज समझ लें। चारों समाजों को मैं कहना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये बहुजन समाज जिसको कहते हैं, 85% जो काशीराम जी का 85% का फार्मूला है, आज तक ये सारे समाज हाशिए पर ही हैं। भले ही अपने आप को कुछ भी समझते हैं। और रही बात मेरे समाज की, मेरे समाज के तो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सांसद और विधानसभा में मेरे एमएलए समाज के, वो तो समाज की बात करते ही नहीं, बल्कि समाज के खिलाफ भी अगर कोई बात होती है उस पर भी उनके मुंह बिल्कुल सिले हुए होते हैं। मैं अपील करूंगा सभी सांसदों से भी जो 25% डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण से लोकसभा में आए हैं, आप पर समाज का कर्जा था, आप पे समाज का कर्जा है। अरे भाई, अगर ये 25% आरक्षण ना होता, राज्यसभा में डॉक्टर अम्बेडकर की कलम नहीं चली, 250 के हाउस में 62-65 आदमी होने चाहिए थे, राज्यसभा में आज तक 10 और 12 एससी एसटी से ज्यादा आज तक कभी नहीं हुए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर लोकसभा और विधानसभा में डॉक्टर अम्बेडकर आरक्षण ना दे गए होते तो एक भी आदमी लोकसभा में नहीं जाता। आप पर कर्जा पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, आप पे कर्जा समाज का है। अरे भैया, इस समाज के कर्जे को उतारो। अगर डॉक्टर अम्बेडकर अपने लिए सोचते, विदेश में सेटल हो जाते, विदेश में अपना परिवार ले जाते, इंडिया पढ़ करके वो ना आते और तो हमारी आवाज वो ना उठाते और हमारे लिए ना लड़ते, तो आज हम लोग यहाँ ना पहुँचते। आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज का आप पर कर्जा है, समाज का आप पर अधिकार है, जबकि आप अपने समाज से दूरी बनाकर रखते हो, समाज की कोई आवाज उठाते नहीं हो, समाज के लिए आप कोई इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं होते, समाज के किसी मजबूर आदमी का आंसू पूछने की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए, बाबा साहब के मिशन को पढ़िए, उस काशीराम को समझिए। अगर आप ऐसा समझेंगे तो आप जब अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो आपके समाज में एक नई रोशनी आएगी और समाज आपके प्रति कृतज्ञ होगा। सब पॉलिटिकल सवाल थोड़ा हटके कि इंडिया जो गठबंधन है वो उसमें बड़े बिखराव नजर आ रहे हैं। अभी तो सीट शेयरिंग भी नहीं हुई है। सीपीएम कह रहा है कि हम तो टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के एक विधायक को गिरफ्तार करा दिया और हर कोई अपने राज्य को मजबूत करना चाहता है, बचाना चाहता है। आपको लग रहा है कि वाकई में मुकाबला कर पाएगा एनडीए का? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है क्योंकि इट इज़ टू अर्ली टू से, अभी बहुत जल्दी है इसमें कहना। जैसा कि 28 दलों का गठबंधन हुआ है तो निश्चित रूप से गठबंधन हुआ है, लोग नज़दीक आए हैं, लेकिन सीट बंटवारा मेरे हिसाब से एक बड़ी चुनौती होगा। जब तक सीट का बंटवारा ना हो जाए तब तक इस गठबंधन के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मेरा मानना यह है, हाँ, सीट गठबंधन अगर एमिकेबली सबके बीच में हो जाता है तो निश्चित रूप में मैं कहूँगा कि इंडिया गठबंधन एक विकल्प के रूप में भारत में उभरेगा और भारत के लोगों को एक नई व्यवस्था देने के लिए मतलब सक्षम भी हो सकता है। विश्लेषक ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां से भाजपा सबसे ज्यादा ताकत लेके आती है। एनडीए के सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से हैं। बसपा के बिना वहाँ गठबंधन बेमानी है। बहन मायावती कहती हैं कि वो गठबंधन में नहीं आना उनको, लेकिन एक तरफ अखिलेश तो खुश हैं इस बात से, लेकिन आपको लगता है कि उनके बिना वाकई में बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि जितने सीटों पर बसपा लड़ेगी वोट ऐसे बिखरेगा कि भाजपा का सीधा फायदा हो जाएगा वहां। देखिए, मैं साफ तौर पे दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। कैराना लोकसभा पिछले दिनों अगर याद हो, बीच में एक मिड टर्म इलेक्शन हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उसमें जब जब ये लोग इकट्ठे हुए, बहन मायावती जी मीन्स की जो हमारे समाजवादी पार्टी और जो दूसरे लोग हैं, जब जब इकट्ठे हुए तो एक नया इतिहास बना। अभी खतौली विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल के मदन भैया जी ने बीजेपी के कैंडिडेट को बड़े भारी मतों से हराया। इसके साथ साथ अभी जो एक विधानसभा चुनाव हुआ घोसी में, आपने देखा उसका कारण यह था कि वहां पर ना तो खतौली में ना घोसी में वहां पर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं था। इसका साफ मतलब यह हुआ कि जो अनुसूचित जाति समाज का वोट बैंक था वो सीधा का सीधा गठबंधन में चला गया।
और गठबंधन में जाने के कारण गठबंधन का कैंडिडेट घोसी में भी बहुत बहुमत के साथ जीता और अपना एक खतौली में भी जीता। अगर बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है, मेरा ऐसा मानना है कि 350 सीटें इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी। और अगर बहन जी अकेले चुनाव लड़ती हैं तो इसका उल्टा होगा, एनडीए को भी 350 सीटें मिल सकती हैं। आज की डेट में भी बहन मायावती जी एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं। एक उनका अपना एक, देखिए समझना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को, उत्तर प्रदेश में ही उनका वोट बैंक नहीं है, उनका राजस्थान में वोट बैंक है, उनका वोट बैंक मध्य प्रदेश में भी है, उनका वोट बैंक तमिलनाडु में भी है, उनका वोट बैंक पंजाब में भी है, उनका वोट बैंक हरियाणा में भी है। पूरे भारत में उनका कहीं 3% है, कहीं 5% है, कहीं 18% है। मायावती जी के इंडिया गठबंधन में आने के बाद देश का पूरा अनुसूचित जाति जनजाति समाज का जो वोट बैंक है वो इंडिया गठबंधन के खाते में ट्रांसफर होगा और उसी का आधार होगा कि इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में एक विकल्प के रूप में उभरेगा और उसको 350 सीटें तक भी मिल सकती हैं। लेकिन अगर बहन जी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी तो निश्चित रूप से जो अभी आपने कहा परिणाम बिल्कुल अलग होंगे और एनडीए की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। खबर है कि जयंत चौधरी इस पक्ष में है कि बहन मायावती अंततः गठबंधन में आ जाएं। देखिए हर आदमी, मैंने तो ये तर्क बताया था, तर्क इसके पीछे ये भी है कि सपा का वोट पश्चिम में नहीं है और सपा के साथ आरएलडी को होने से बहुत बड़ा लाभ नहीं होता, जबकि बसपा और आरएलडी जब साथ आते हैं तीनों मिलकर तब जाके लाभ हो पाता है। देखिए इसमें मैं ये कहूँगा कि जो अभी आपने कहा कि मेरे सोच के हिसाब से मैं अपना भी मत रखना चाहूँगा कि बहन जी को एक निर्णय लेना चाहिए। बहन जी हमारे समाज की सर्वमान्य नेता हैं, उनका बड़ा लंबा संघर्ष का इतिहास है, समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और जितना उन्होंने किया है मान्यवर काशीराम जी और बाबा साहब के बाद में इतना किसी दूसरे दलित नेता ने उसका 100वां भाग भी 1000वां भाग भी नहीं किया है। तो मैं ये कहूँगा कि समय की नजाकत को समझते हुए बहन जी को एक निर्णय लेना चाहिए और उनका समाज कहाँ सुरक्षित होगा, उनके समाज के हित कहाँ संरक्षित हो पाएंगे, उनको निर्णय लेकर के समाज को एक नई दिशा देने की मतलब ये जिम्मेदारी को उन्हें निभाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया केपी चौधरी साहब, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उससे पहले वो एक दलित नेता के रूप में लगातार दलितों के मुद्दों को उठाते रहते हैं, लेकिन बात बहुत साफ सीधी है कि दलितों को अपनी राजनीति खत्म नहीं करनी चाहिए। वो केवल दलितों के अपने लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बाकी पार्टियों में जो दलित नेता हैं उनके लिए भी एक महत्व का कारण बनता है। अपना घर जला के अगर दलित दूसरे के घर में रोशनी करेंगे तो अंततः जो बहुजन समाज है वो कमजोर होगा और दलित राजनीति धीरे धीरे हाशिए पर जाएगी।